हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ते हैं। क्लास 10th के मैथ में जो है लेसन 1.3 देखते हैं। 1.3 हम लोग का है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब जो है उदाहरण नंबर जो है 9 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 9 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस √3 को परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, इसे परिमेय संख्या मानते हैं। और जब इसको हल करेंगे, हल करते करते जब यह परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगी, ठीक है, परिमेय संख्या के नियमों का पालन नहीं करेगी, जब यह परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। अब जो है इसको हल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, मान लेते हैं, माना √3 बराबर P/Q। ठीक है, √3 बराबर P/Q मान लेते हैं। और P/Q मतलब √3 का मान क्या है, ये परिमेय संख्या। P/Q एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं कि यह परिमेय संख्या कैसे है। तो P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसके कंडीशन को समझते हैं कि अगर हम लोग मान लिए कि जो √3 है वो P/Q के रूप में है। ठीक है, इस तरह से √3 का मान क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या होने के लिए यहाँ पर कंडीशन बताया गया है। कंडीशन क्या है, P और Q जो है सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मतलब हर का मान 0 के बराबर जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, तो सहअभाज्य का मतलब होता है कोई भी दो संख्या लेते हैं, अगर उसका HCF 1 आ जाए, ठीक है, HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वह संख्या कैसी हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे ले सकते हैं 22/7। ठीक है, तो 22 और 7 का HCF निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, 22 का गुणनखंड करेंगे तो 1 × 2 × 11 कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद 7 को लिखते हैं तो 1 × 7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका निकालेंगे HCF। ठीक है, ये सब प्रकार है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। HCF कितना हो जाएगा, अब देखेंगे कि जो दोनों में 22 और 7 के गुणनखंड में क्या कॉमन है, 1 है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 22 और 7 का 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि 22/7 इससे प्रूफ होता है। ठीक है, और 7 का मान 0 के बराबर भी नहीं है ना, तो इससे प्रूफ होता है कि 22/7 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका HCF जो है 1 आना जो है जरूरी है। ठीक है, फिर मन में प्रश्न आता होगा कि किसी सवाल में अगर दे दिया गया है 4/8, ठीक है, या दे दिया गया है 4/6, तो क्या यह परिमेय संख्या होगा, हाँ होगा, लेकिन कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पहले इसको क्रॉस करेंगे, 2 × 4 2 × 6। अब इसको लिखेंगे 2/3 के रूप में। ठीक है ना, इसको लिखेंगे 2/3 के रूप में, और 2 और 3 का यहाँ पर HCF निकाल देंगे। HCF क्या आ जाएगा, 1, इसलिए 2/3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है परिमेय संख्या को समझ गए होंगे। ठीक है, अब परिमेय संख्या अगर समझ गए होंगे तब इसको आप जो है देखिए। अब जो है इसका मतलब यह है कि P और Q का HCF सहअभाज्य होने के लिए HCF कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो लिखेंगे P और Q का HCF बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट को पहले समझिए।
तो मान लेते हैं माना √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, एक परिमेय संख्या। हम लोग मान लिए कि √3 का मान जो है पी बाई क्यू के रूप में है, और यह कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या होने के लिए पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य कैसे है? तो इसका मतलब कि जो p है, जो q है, उसका एलसीएम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। फिर अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मतलब जो हर का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे 1/0, तो यह तो परिमेय संख्या जो है नहीं होगी, ठीक है। 1/0, इससे 1/0 हो गया, यह परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर यहाँ पर 0/1 लिख दिया जाए तो यह परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, ये परिमेय संख्या होगी जबकि ऊपर वाला नहीं होगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ एक सवाल निकाल लेते हैं, इसके पहले मैंने √2 बता दिया है, इसमें √3 और √5 पे बताया जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई सवाल आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको पहले आप लोग जाकर के प्रमेय जो है 1.4, ठीक है, 1.4 में जो है √2 का मान आप लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद √3 देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? अब दोनों तरफ का वर्ग करते हैं। दोनों तरफ का वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा p बाई क्यूब का स्क्वायर कर देते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे p बाई क्यूब का तो p स्क्वायर बटे के q स्क्वायर हो जाएगा। इसके बटे कुछ नहीं है, अपने मन से 1 मान सकते हैं, ठीक है। √3 का स्क्वायर कर दिए 3 हो गया, अपने मन से 1 लिख दिए। p बटे q का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब देखते हैं, अब जो है इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो q स्क्वायर का गुणा 3 में करेंगे तो होगा 3q स्क्वायर बराबर। अब क्या करते हैं? अब जो है 1 का गुणा p स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा? p स्क्वायर होगा। अब यहाँ से q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ठीक है। अब यह जो है गुणा में क्या है? 3 है। जब यह गुणा में रहेगा 3 तो भाग में चल जाएगा तो बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3, है ना। इसको बीच में लिखेंगे, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं p स्क्वायर बटे 3, इसका मतलब कि p स्क्वायर में 3 से, यानी p स्क्वायर में 3 से क्या किया गया? भाग दिया गया है। इसका मतलब p स्क्वायर जो है 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। जब p स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो p का मान भी 3 से विभाजित होगा। कैसे होगा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो है p स्क्वायर का मान 9 है, ठीक है, 9 है ना। तो आप 9 में 3 से भागा दे सकते हैं, 3 3 के 9, 3 बार में 9 का भागा चल गया, ठीक है। p स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो 9 में अगर 3 से भागा देंगे तो 3 बार में कट गया, 3 आ गया। अगर इस p का मान 3 आ गया, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। अब जो है फिर क्या करेंगे कि 3 में 3 का भागा आप देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि p स्क्वायर में अगर 3 का भागा देंगे या p में 3 का भागा देंगे, दोनों ही कंडीशन में 3 जो है क्या करता है? p स्क्वायर को भी विभाजित करेगा और p को भी करेगा, ठीक है। अब यह चीजें यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? p स्क्वायर जो कि 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, ठीक है। p स्क्वायर जो कि 3 से विभाजित होता है। जब p स्क्वायर 3 से होगा तो p भी 3 से हो जाएगा, है। तो p भी 3 से विभाजित
हो सकता है, ठीक है, विभाजित हो सकता है। इसका मतलब अगर p स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो p भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है। जब p जो है 3 से विभाजित होगा इसका मतलब कि p का एक गुणनखंड 3 हो सकता है, p का जो है एक गुणनखंड 3 मतलब 3 हो सकता है, p का मान 3 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर p बराबर क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं, ठीक है। p बराबर क्या हो जाएगा, 3m। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, इस जो p है p का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 हम लोग का क्या है, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है, वहां इसको हम यहां लिख दिए हैं। तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर q स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो p का मान यहां से आप देखेंगे p का मान कितना है, 3m है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3m, p के स्थान पर 3m लिखेंगे, यहां पर p का स्क्वायर है तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा बटे 3। अब देखते हैं, 3 3 के 9, 3m का वर्ग करेंगे तो 9m स्क्वायर बटे 3, ठीक है। तो 9m स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 3 के 9, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर, है ना। जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख दिए, ठीक है। 3 बच गया और m स्क्वायर बच गया, लिख दिए। अब जो है q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। अब इसके बाद देखते हैं, तो अब जो है अगर यहाँ से m स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये तो q स्क्वायर है ही, ठीक है, और 3 गुणा में किसमें जाएगा, भाग में, तो q स्क्वायर अपॉन 3 है ना, m स्क्वायर का मान हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं, या m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपॉन 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं कि q स्क्वायर बटे 3 दिया गया है, इसका मतलब q स्क्वायर 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब 3 से जो है विभाजित होगा, ठीक है। q स्क्वायर जो है 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे q स्क्वायर जो कि 3 यानी 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, तो ठीक है। अगर q स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो इसका मतलब q भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा, तो q भी 3 से विभाजित होता है, ठीक है। या लिख सकते हैं, हो सकता है विभाजित, ठीक है। अगर q स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो q भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो सकता है। तो कह सकते हैं अतः q का एक गुणनखंड 3 है, ठीक है। एक गुणनखंड क्या है, 3। चलिए अब जो है कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर समझा देते लिखे गए थे, यहाँ पर लिख देंगे p का एक गुणनखंड अतः p का एक गुणनखंड 3 है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो है दोनों कंडीशन बराबर है। यहाँ पर देखेंगे जो पहली कंडीशन है इसको पहली फर्स्ट स्थिति मान सकते हैं, ठीक है, और इसको क्या ले लेंगे, सेकंड स्थिति। चलिए देखते हैं, तो फर्स्ट स्थिति में क्या है कि जो p है, p जो है 3 से विभाजित हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है p जो है 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, और p का गुणनखंड क्या है, 3 है।
उसी प्रकार से देख रहे हैं कि Q किससे कट रहा है 3 से, यानी 3 से विभाजित Q भी हो रहा है, ठीक है, और Q का एक गुणनखंड भी क्या है 3 है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि P और Q, इससे स्पष्ट है कि P और Q दोनों किससे कट रहा है, दोनों 3 से कट रहा है, ठीक है। दोनों का जो HCF आ गया कितना आ गया 3 आ गया, HCF कितना आया 3 आ गया, लेकिन हम लोग को HCF 3 नहीं लाना है, कितना लाना है 1 लाना है। जब HCF 3 जो है नहीं लाना है 1 लाना है और यह 3 आ गया, इसका मतलब यह है कि यह नियमों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे फर्स्ट स्थिति तथा सेकेंड स्थिति, फर्स्ट में ये पूरा हो जाएगा और सेकेंड में ये हो जाएगा। फर्स्ट स्थिति तथा सेकेंड स्थिति से यह स्पष्ट है कि इसका मान √3 = P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब यहां से हो गया कि जो √3 का मान है तो √3 परिमेय संख्या नहीं है, तो सीधी सी बात है जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अतः क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। चलिए आप लोग वीडियो देख चुके होंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि इसका जो है 60 स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है, और अच्छी तरह से यहाँ से पूरा कंप्लीट है। इसी तरीके से आप लोग को क्या करना है, इसका नोट्स बनाना है, पूरा नोट्स कर लीजिए और अपने अपने मित्रों के पास जो कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं उसके पास इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। समझ में आए तो लाइक और डिसलाइक जो है कीजिए। थैंक्स।